अवंतिका जब बहू थी तो सास के रोब में दबी सहमी रहती थी। सोचा था सास बनेगी तो अपने सब अरमान पूरे कर लेगी, लेकिन सास बनकर भी बेचारी का दर्जा वही का वही रहा। क्या यह नए जमाने का दस्तूर था या फिर कोई और वजह थी? अवंतिका की आंखें खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ आया था। वह हड़बड़ाकर उठी। उसे लगा अभी सास की तीखी पुकार कानों में पड़ेगी। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एक आध नौकर ले आना था ना, फिर उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। इतने बच्चे जनकर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप सारी चिंता छोड़कर परदेश में जा बैठा है। जाने कौन सी पढ़ाई है शैतान की आंत की तरह जो खत्म ही नहीं हो रही है, और अपने परिवार को लापटका मेरे सिर। हम पहले ही अपने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब इनको भी देखो। अवंतिका झटपट तैयार होकर रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सब सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनका नाश्ता पैक करके दिया। उन्हें स्कूल की बस में चढ़ाकर लौटी तो थककर निढाल हो गई थी। अभी तक उसने एक घूंट चाय तक नहीं पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही नहीं थी। बचपन से ही वह दूध की शौकीन थी। उसके मायके में घर में गाय भैंसें बंधी रहती थी, दही दूध की इफरात थी, और जब वह ब्याह कर ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था कि उसे चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। तो सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा भला, लेकिन शहरों में दूध खरीदकर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए तो वही गनीमत समझो। उसके बाद अवंतिका की फिर मुंह खोलने की हिम्मत कभी नहीं हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में काम वाली थी, पर जब वह काम से नागा करती तो अवंतिका को उसका काम संभालना पड़ता था। महरी नहीं आई तो सब अवंतिका का मुंह जोहते रहते और वह झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट जाती। घर में कई सदस्य थे। एक बेटी थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। अवंतिका के अलावा दो देवर देवरानियां भी थी, पर वे बहुएं बड़े घर से आई थी और सास की धौंस की वे बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। तकरीबन रोज ही वे खा पी बन ठन कर सैर सपाटे को चल देती। कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में फिल्म देखती तो कभी चाट पकौड़ी खाती। अवंतिका का भी बड़ा मन करता था कि वह घूमे फिरे, पर इस शौक के लिए पैसा चाहिए था और वह उसके पास नहीं था। उसका पति डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन यह कहकर गया था कि तुम कुछ दिन यहीं मेरे माता पिता के पास रहो, तकलीफ तो होगी पर थोड़े ही समय के लिए। FRCS की पढ़ाई पूरी होगी और फिर मेरी नौकरी लग जाएगी। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा और फिर हमारे दिन फिर आएंगे। ये सुनकर अवंतिका मान गई थी। इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसका शहर में रहना अनिवार्य था। उनके भविष्य का सोचकर वह तंगी में अपने दिन काट रही थी। सास ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दी थी, लेकिन वे उसे हाथ पे हाथ धरे ऐश करने नहीं दे सकते थे। सास तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती, दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कोड़े दागती रहती। वह उसके लिए खोज खोज कर काम निकालती। वह जरा सुस्ताने बैठती कि उनकी दहाड़ सुनाई देती। अरे ओ बहू, थोड़ी सी बढ़िया उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं, कम से कम बहू से ही घर का काम करवा कर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए तो क्या बुराई है।
इस महंगाई के जमाने में चार चार प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल तो था नहीं। महीने में एक दिन अवंतिका को छुट्टी मिलती कि वह पास ही के गांव में अपने माता पिता से मिल आए। उसके बच्चे इस अवसर का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते। चलते वक्त उसकी सास उसके हाथ में बस के टिकट के पैसे पकड़ाती और कहती, वापसी का किराया अपने माँ बाप से ले लेना। साल में एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में अवंतिका को अपने मायके जाने की अनुमति मिलती थी। वे दिन उसके लिए बड़ी खुशी के होते। गांव की खुली हवा में वह अपने बच्चों समेत खूब मौज मस्ती करती। अपने बच्चों के साथ वह खुद भी बच्चा बन जाती। मायके में वह घर के एक काम को हाथ नहीं लगाती। बात बात पर ठुनकती। थाली में अपनी पसंद का खाना ना देखकर रूठ जाती। उसके माँ बाप उसकी मजबूरियों को जानते थे। उसकी तकलीफ का उन्हें अंदाजा था। वे उसका मान मनुहार करते, यथासाध्य उसकी मदद करते। चलते वक्त उसके और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा देते। अवंतिका को भेंट में एक आध छोटा मोटा गहना गढ़वा देते। जब वह माँ बाप की दी हुई वस्तुएं अपनी सास को दिखाती तो वे अपना मुंह सिकोड़ कर कहती, बस इतना सा ही दिया तुम्हारे माँ बाप ने? यह जरा सी मिठाई तो एक ही दिन में चट कर जाएंगे ये बच्चे। और ये साड़ी लगती तो नहीं कि असली जरी की है। और यह गहना महारानी, यह मेरी बेटी को मत दिखाना, वरना वह मेरे पीछे पड़ जाएगी कि उसे भी मैं ऐसा ही हार बनवा दूं, और यह मेरे बस का नहीं है। अवंतिका को लाचारी से अपना हार बक्से में बंद करके रखना पड़ता और सास की कड़वी बातें भी वह बर्दाश्त कर लेती थी। पर जब खाने पीने के बारे में उसकी सास तरफदारी करती तो उसके आंसू बरबस निकल आते। घर में जब भी कोई अच्छी चीज बनती तो पहले ससुर और बेटों के हिस्से में आती, फिर बच्चों को मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता कि मिठाई या अन्य पकवान खत्म हो जाता और अवंतिका के बच्चे निहारते रह जाते। उन्हें कुछ नहीं मिलता। अवंतिका के मायके से कभी भूला भटका कोई सगा संबंधी आ जाता तो उसे कोई पानी तक तो नहीं पूछता, और यह बात उसे बहुत अखरती थी। एक बार अवंतिका बुखार में तप रही थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। कमरे में दिन भर पड़े रहने पर भी किसी ने उसका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह धीरे धीरे चलकर रसोई तक गई और बोली, माँ जी, एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मुझसे अब खड़ा भी नहीं रहा जाता। सास ने मुंह बिचकार कर कहा, अरे बहू, यहाँ दूध अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं, तुम गिलास भर दूध की फरमाइश कर रही हो। कहो तो थोड़ी कड़क चाय बना दूं? नहीं, रहने दीजिए। उसके माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आग्रह करके उसके घर एक गाय भेज दी। अरे बाप रे, यह क्या बहू, इस गाय का सानी पानी कौन करेगा? इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होगा। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब कर लूँगी। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एक बात बताए देती हूँ कि घर में गाय आई है तो दूध सभी को मिलेगा। यह नहीं हो सकता कि तुम दूध सिर्फ अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो। ठीक है माँ जी। अवंतिका ने बेमन से सिर हिलाया। घर के काम के अलावा गाय की सानी पानी करके वह बुरी तरह थक जाती थी, पर और कोई इलाज भी तो नहीं था। दिन गिनते गिनते वह घड़ी भी आ पहुंची जब उसका पति मनोज लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वह अपने परिवार को लेकर चला गया। कुछ साल अवंतिका के दिन बहुत सुख से बीते। समय मानो पंख लगाकर उड़ चला। बच्चे बड़े हो गए। बड़ी दोनों बेटियों को भी शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली और उसकी प्रैक्टिस चल निकली। और एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक मनोज का देहांत हो गया। अवंतिका पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वह अपने दुख से उबरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वह और उसका बेटा मनीष रह गए थे।
अवंतिका उसके पीछे पड़ी कि वह शादी कर ले। अकेला घर भाए भाए करता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं अपने पोतों पोतियों से दिल बहला सकूंगी। क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं, किसी और की क्या ज़रूरत। अपने दिन मज़े में कट रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। समाज का नियम है तो मानना ही पड़ेगा। सही समय पर तेरी शादी होनी ज़रूरी है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मुझे भी तो बुढ़ापे में थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तेरी पत्नी आकर अपनी गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं चैन से जी सकूंगी। मनीष थोड़े दिन टालता रहा, पर जब शहर के एक अमीर खानदान की बेटी श्रुति का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। जब उसने श्रुति को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ इतना अच्छा रूप, मानो सोने पे सुहागा। अवंतिका ने जरा आपत्ति की। शादी हमेशा बराबर वालों में ही ठीक होती है। वे लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो क्या हुआ माँ, हमें उनके पैसों से क्या लेना देना। बहू बहुत ठसके वाली हुई तो, नक चढ़ी हुई तो, यह कोई ज़रूरी नहीं है। उसे अपने पैसे का घमंड हो। आप बेकार में मन में वहम मत पालो और सोचो, यदि गरीब घर की लड़की हुई तो वह अपने परिवार की समस्याएं भी साथ लाएंगी। हमें उनसे भी जूझना पड़ेगा। बेटे की बात सुनकर अवंतिका ने हथियार डाल दिए। वाह अवंतिका, तेरे तो भाग खुल गए। उसकी सहेलियां खुश होकर कह रही थी, बहू मिली खूब सुंदर और साथ में दहेज इतना लाई है कि तेरा घर भर गया। अवंतिका भी बड़ी खुश थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका भय दुरुस्त था। श्रुति माँ बाप की लाडली नाजों से पली बेटी थी। वह बात बात पर बिगड़ती और रूठ जाती। अपनी मनमानी ना होने पर भूख हड़ताल कर देती, मौन व्रत धारण कर लेती, कुप भवन में जा बैठती, जिसे देखकर घर में सबके हाथ पांव फूल जाते। मनीष हमेशा बीवी को मुंह जोहता रहता था और अवंतिका को भी सदा फिक्र लगी रहती कि पता नहीं किस बात को लेकर बहू बिदक जाए और घर की सुख शांति भंग हो जाए। बहू के हाथों घर की बागडोर सौंप कर अवंतिका यह सोचकर निश्चिंत हो गई कि वह अपने सब अरमान पूरे करेगी। वह भी अपनी हम उम्र स्त्रियों की तरह पोती पोते गोद में खिलाएगी, घूमेगी फिरेगी, मन हुआ तो किटी पार्टी में भी जाएगी, ताश भी खेलेगी। अब उसे कोई रोकते टोकने वाला नहीं था। अब वह अपनी मर्जी की मालिक थी, एक आज़ाद पंछी की तरह। कुछ दिन चैन से बीते, पर शीघ्र ही उसे अपने कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। श्रुति ने अनभ्यस्त हाथों से घर चलाने की कोशिश की, पर उसे किफ़ायत से घर चलाने का गुर मालूम नहीं था। वह एक बड़े घर की बेटी थी। महीने भर चलने वाला राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता। नौकर चौकर अलग लूट मचाए रहते थे। आए दिन घर में छोटी मोटी चोरी करते और चंपत हो जाते। हार कर अवंतिका का फिर से गृहस्थी अपने जिम्मे लेना पड़ा। वह चूल्हे चौके की फिक्र में लगी और उसकी बहू आज़ादी से विचरने लगी। श्रुति ने एक किटी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जब उसकी मेजबानी करने की बारी आती और सखियां उसके घर पर एकत्रित होती तो वे सारा घर सिर पर उठा लेती, कमशीन लड़कियों की तरह उधम मचाती और अवंतिका से बड़ी बेबाकी से तरह तरह के खाने की फरमाइश करती। शुरू शुरू में तो अवंतिका को ये सब सुहाता था, पर शीघ्र ही वह उकता गई। उसे मन ही मन लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसका बेटा दिन भर अपने काम में व्यस्त है, बहू है कि वह अपनी मौज में मस्त है, और अवंतिका घर की समस्याओं को लेकर लस्त पस्त है। दिन पर दिन उसकी बहू सहजोर होती जा रही है और अवंतिका मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकती। श्रुति की आदतें बड़ी अमीराना थी। उसकी सुबह उठते ही बेड टी पीने की आदत थी। अगर अवंतिका नहीं बनाए और नौकर ना हो तो यह काम झक मारकर उसके पति मनुष्य को करना पड़ता था। इस बात से अवंतिका को बड़ी कोफ्त होती थी। ऐसी भी क्या नवाबी है
कि उठकर अपने लिए एक कप चाय भी ना बना सके। वह नाक भौं सिकोड़ती। अपने पति को अपना टहलुआ बना डाला, यह भी खूब है। बहू होकर उसे घर भर की सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ सारा घर उसकी ताबेदारी में जुटा रहता है। यह अच्छी उल्टी गंगा बह रही है। एक आध बार उसने श्रुति को प्यार से समझाने की कोशिश भी की। बहू, कितना अच्छा हो कि तुम सुबह सवेरे उठकर अपने पति को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाओ। चाहे घर में 1000 नौकर हो, पति को अपनी पत्नी के हाथ की चाय ही अच्छी लगती है। माँ जी, यह मुझसे नहीं होगा, श्रुति ने मुंह बनाकर कहा। मुझसे बहुत सवेरे उठा नहीं जाता। मुझे कोई बिस्तर पर ही चाय का प्याला पकड़ा दे तभी मेरी आँख खुलती है। चाहे घर में मेहमान भरे हो, चाहे कोई आ जाए, इससे श्रुति को कोई सरोकार नहीं था। उसका बंधा हुआ टाइम टेबल था। वह सुबह उठकर जॉगिंग करती या हेल्थ क्लब जाती, लंच तक सैर सपाटे करती, कभी ब्यूटी पार्लर जाती, कभी शॉपिंग करती। दोपहर में घर में उसकी सहेलियां इकट्ठी होती, ताश का अड्डा जमता। वे सारा दिन हा हा ही करती और रह रह कर उनकी चाय पकौड़े की फरमाइश। अवंतिका दौड़ते दौड़ते हलकान हो जाती। उसे अपने कामों के लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। वह मन ही मन कुढ़ती और वह फरियाद करे भी तो किससे। मनीष तो बीवी का दीवाना था। वह उसके बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे घर में एक बदलाव आया। श्रुति को 2 बच्चे हो गए। अब वह जरा जिम्मेदार हो गई थी। उसने घर की चाबियां हथिया ली, नौकरों पर नियंत्रण करने लगी। स्टोर रूम में ताला लग गया। वह एक एक पाई का हिसाब रखने लगी। इतना ही नहीं, वह घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखने लगी। बच्चों को जंक फूड खाना मना था। घर में ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं बनी। अवंतिका की बुढ़ापे में जबान चटोरी हो गई थी। उसका मन मिठाई वगैरह खाने का करता, पर ऐसी चीज़ें घर में लाना मना था। जब उसने अपनी बेटियों से अपना रोना रोया तो उन्होंने उसे समझाया, माँ, इन छोटी छोटी बातों को अधिक तुल ना दो। तुम्हारा जो खाने का मन करे उसे तुम स्वयं मंगा कर रख लो और खाया करो। अवंतिका ने ऐसा ही किया। उसने चैन की सांस ली। चलो, देर सवेर बहू को अक्ल तो आई। अब वह भी अपनी बची खुची जिंदगी अपनी मन मर्जी से जिएगी। जहाँ चाहे घूमेगी फिरेगी, जो चाहे करेगी। पर कहाँ, उसके ऊपर 1000 बंदिशें लग गई थी। जब भी वह अपना कोई प्रोग्राम बनाती तो श्रुति उसमें बाधा डाल देती। अरे माँ जी, आप कहाँ चली? आज तो मुन्ने का जन्मदिन है और हमने एक बच्चों की पार्टी का आयोजन किया है। आप ना रहेंगी तो कैसे चलेगा? ओह, मुन्ने का जन्मदिन है, मुझे तो याद ही ना था। यही तो मुश्किल है आपके साथ। आप बहुत भुलक्कड़ होती जा रही है। क्या करी बहू, अब उम्र भी तो हो गई। वही तो, उस दिन आप अपनी अलमारी खुली छोड़कर बाहर चली गई। वह तो अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई। किसी नौकर की नज़र पड़ी होती तो वह आपके रुपये पैसे और गहनों पर हाथ साफ कर चुका होता। बेहतर होगा कि आप इन गहनों को मुझे दे दे। मैं इन्हें बैंक में रख दूंगी। जब आप पहनना चाहे निकाल कर ले आऊंगी। ठीक है, पर अब इस उम्र में मुझे कौन सा सजना संवरना है। बहू, सब कुछ तुम्हें और लीला व सरला को दे जाऊंगी। एक बात और माँ जी, आप रसोई में ना जाया करें। क्यों भला? उस रोज आपने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। रसोइया बड़बड़ा रहा था। ओह बहू, अब आँख से कम दिखाई देता है और कान से कम सुनाई देता है ना? आपके बगल में रखा टेलीफोन घनघनाता रहता है और आप फोन नहीं उठाती। हाँ माँ, मनीष कहता है, पता नहीं तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। तुम्हारी याददाश्त एकदम कमज़ोर होती जा रही है। याद है उस दिन तुमने हम सबको कितनी परेशानी में डाल दिया था। अवंतिका ने अपराध भाव से सिर झुका लिया। उसे याद आया वह दिन जब हमेशा की तरह वह शाम को टहलने निकली और बेध्यानी में चलते चलते जाने कहाँ जा पहुंची। उसने चारों तरफ देखा
तो जगह बिल्कुल अनजानी लगी। उसके मन में डर बैठ गया। अब वह घर कैसे पहुंचेगी? वह रास्ता भूल गई थी और चलते चलते बेहद थक भी गई थी। पास में ही एक चबूतरा दिखा। वह चबूतरे पर कुछ देर सुस्ताने बैठ गई। अवंतिका ने अपने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे अपना पता ना याद आया। वह अपने बेटे का नाम तक भूल गई थी। यह मुझे क्या हो गया? उसने घबरा कर सोचा। तभी वहां एक सज्जन आए। अवंतिका को देखकर बोले, अरे माँ जी, आप यहाँ कहाँ? आप तो खार में रहती है। अंधेरी कैसे पहुँच गई? क्या रास्ता भूल गई है? चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर वाले सब चिंतित से बाहर खड़े थे। मनीष उसे देखते ही बोला, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? इतने देर तक घर नहीं लौटी तो हम सबको फिक्र होने लगी। मैं अभी मोटर लेकर तुम्हें ढूंढने निकलने वाला था। बस आज से तुम्हारा अकेले बाहर जाना बंद। जब कहीं जाना हो तो साथ में किसी को ले लिया करो। मनीष उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अवंतिका की जांच की तो मनीष से बोला, आपकी माँ को अल्जाइमर्स की बीमारी है। जिस तरह बुढ़ापे में शरीर अशक्त हो जाता है, उसी तरह दिमाग की कोशिकाएं भी कमजोर हो जाती है। यह बीमारी लाइलाज है, पर जान को खतरा नहीं है। बस जरा एहतियात बरतना पड़ेगा। जाने कौन सी मरी बीमारी है जिसका आज तक नाम भी ना सुना। अवंतिका ने चिढ़कर सोचा। अब उसके बाहर आने जाने पर भी प्रतिबंध लग गया। अवंतिका अब दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती है। किसी को याद आ गया तो उसका खाना और नाश्ता उसके कमरे में ले आता है। अक्सर ऐसा होता है कि नौकर चाकर अपने काम में फंसे रहते हैं और उसके बारे में भूल जाते हैं। और तो और, अब तो यह हाल है कि अवंतिका स्वयं भूल जाती है कि उसने दिन का खाना खाया कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि उसके पास टिपाई पर चाय की प्याली रखी होती है और वह पीना भूल जाती है। अवंतिका को आज लग रहा था कि सास बनकर भी उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। यह मुझे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? वह मन ही मन घबराती है। दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है। जब धुंध कभी छटती है तो उसे एक एक बात याद आती है। उसे हठात याद आया कि एक बार श्रुति ने टमाटर का सूप बनाया था और उसे भी थोड़ा पीने को दिया। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। अरे बहू, थोड़ा और सूप मिलेगा क्या? उसने पुकार कर कहा। थोड़ी देर में रसोइया कप में से उसके लिए सूप ले आया। अवंतिका खुश हो गई। उसने एक घुट पिया तो लगा कि इसका स्वाद कुछ अलग है। उसने रसोइये से पूछा तो वह अपने सिर खुजाते हुए बोला, माँ जी, सूप खत्म हो गया था। मेम साहब बोली कि अब दोबारा सूप कौन बनाएगा, सो उन्होंने थोड़ा सा टमाटर का सॉस गर्म पानी में घोलकर आपके लिए भिजवा दिया। अवंतिका ने सूप पीना छोड़ दिया। उसका मन कड़वाहट से भर गया। अगर उसने अपनी सास के लिए ऐसा कुछ किया होता तो वे उसकी 7 पुश्तों की खबर ले डालती। उसने सोचा, एक बार उसको फ्लू हो गया। 3-4 दिन से मुंह में अन्न तक का एक दाना भी ना गया था। उसे लगा कि थोड़ा सा गर्म दूध पिएगी तो उसे फायदा पहुंचेगा। वह धीरे से पलंग से उठी, घिसटती हुई रसोई घर तक गई। बहू, एक प्याला दूध दे दो, इस समय वही पीकर सो जाऊंगी और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। दूध? श्रुति मानो आसमान से गिरी। ओह माँ जी, इस समय तो घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। मैंने तो सारा दूध जमा दिया है दही के लिए। कहिए तो बाजार से मंगा दूं? नहीं, रहने दो, अवंतिका बोली। वह वापस अपने कमरे में आई। क्या सबके जीवन में यही होता है? उसने मन ही मन कहा। वह हमेशा सोचती आई कि जब वह बहू से सास बन जाएगी तो उसका रवैया बदल जाएगा। वह अपनी बहू पर हुक्म चलाएगी और उसकी बहू दौड़ दौड़ कर उसका हुक्म बजा लाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। कहने को वह सास थी, पर उसके हाथ में घर की बागडोर नहीं थी।
उसकी एक नहीं चलती थी। उसकी किसी को परवाह भी नहीं थी। वह एक अदना सा इंसान थी। मनुष्य को प्रिय कुत्ता टाइगर से भी गई गुजरी। टाइगर की कभी तबीयत खराब होती तो उसे एक ऐसी कार में बिठाकर फौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता, और अवंतिका बुखार में तपती रहे तो उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। वह अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष दे। उसे लग रहा था कि वह एक अवांछित मेहमान बनकर रह गई है। वह उपेक्षित सी अपने कमरे में पड़ी रहती है या निरुद्देश सी घर में डोलती रहती है। उसका कोई हमदर्द नहीं, कोई हमराज नहीं। वह पड़ी पड़ी दिन गिन रही है कि कब सांस की डोर टूटे और वह दुनिया से कूच कर जाए। सास होकर भी उसकी ऐसी दशा, यह बात उसके पल्ले नहीं पड़ती। एक जमाना था कि बहू को मतलब होता था एक दबी हुई सहमी हुई प्राणी, जिसका कोई अस्तित्व ना था, जो बेजवान थी और जिस पर मनमाना जुल्म ढाया जा सकता था, जिसे दहेज के लिए सताया जा सकता था और कभी कभी नृशंसता पूर्वक जला भी दिया जाता था। आज के ज़माने में बहू की परिभाषा बदल गई है। आज की बहू दबंग है, सहजोर है, वाचाल है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली, एक की 10 सुनाने वाली। वह किसी को बूढ़े पर हाथ नहीं रखने देती। उसे संभल कर पेश आना पड़ता है। उसके मायके वालों पर टिप्पणी करते ही वह आग बबूला हो जाता है, रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी बहू से वह कैसे पेश आए, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। उसे याद आया कि उसकी सास जब तक जीवित रही हमेशा कहती रही, अरे बहू, यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि मनोज तेरा पति बाद में है, मेरा बेटा पहले है। वह कोई आसमान से नहीं टपका है तेरी खातिर। उसे मैंने ही अपने कोख में 9 महीने रखा और जन्म दिया है और मर मर कर पाला है। उस पर तेरे से अधिक मेरा हक है और यह हमेशा रहेगा। अवंतिका अगर श्रुति से ये सब कहने लग जाएगी तो शायद श्रुति कहेगी कि माँ जी, आपको अपना बेटा मुबारक हो, आप रहो उसे लेकर। मैं चली अपने बाप के घर और आप लोगों को शीघ्र ही तलाक के कागजात मिल जाएंगे। अवंतिका यही सब सोचने लगी। हाय, तलाक का हवा दिखाकर बहू घर भर को चुप करा देगी। अवंतिका की तो सब तरह से हार थी। जीत भी बहू की, पट भी बहू की। अवंतिका ने अपना सिर थाम लिया। सारी उम्र सोचती रही कि वह सास बन जाएगी तो ऐश करेगी, अपने घर पर राज करेगी। पर आज उसे लग रहा था कि सास बनकर भी उसके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। क्या यह नए जमाने का दस्तूर था, बहू की पढ़ाई की करामत थी, या उसके पिता की दौलत का करिश्मा था, या फिर बहू की परवरिश का कमाल? उसकी बहू तेज तरार है, मुंहजोर है, निर्भीक है, स्वच्छंद है, काबिल है और अपने नाम का अपवाद है। और अवंतिका पहले भी बहू थी और आज सास होने के बाद भी बहू ही है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।